हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज एक और टैरो सेशन और आज कवर करूंगा कि कर्क राशि के लिए 2025 ये वर्ष कैसा रहने वाला है। कर्क यानी कैंसर आपके लिए 2025 कैसा रहेगा, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज की इस रीडिंग में कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 4 ऑफ वॉन्ड्स पाइल नंबर 2, दोनों कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए उस पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 4 ऑफ द कप्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसको लगा दिया गया है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कर्क राशि पाइल नंबर 1 आपके लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ कप्स, कार्ड नंबर 4 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द मून। इस साल अगर आप अपनी योजना के अनुसार कार्य करते हैं तो अपेक्षित सफलता प्राप्त करेंगे, और अगर आप अपनी ही योजना पर अविश्वास करते हैं और अपनी ही योजना को डिच कर देते हैं तब गड़बड़ होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस साल यानी 2025 में 2025 से पहले के आपके कई सारे प्रॉब्लम्स से आपका छूटना तय है। आप उनसे निकल आएंगे, लेकिन निकलने के लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा, और बस इतना सा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ें और बाहर चले आवें, आगे निकल आवें। मान लीजिए ये रीडिंग आपने पहले नहीं पाई है, ठीक है, ये रीडिंग आपको लेट मिली, मान लीजिए फरवरी में, मार्च में, या आधा साल बीतने के बाद आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं। सिर्फ इतना करिए कि पहले अपनी प्रॉब्लम्स को समझिए कि मेरी लाइफ में फला 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 प्रॉब्लम्स हैं और इसमें से कितनी प्रॉब्लम्स को मैंने अपने सिर के ऊपर बैठा के रखा हुआ है। उन्हें सिर से उतार दीजिए, प्रॉब्लम खत्म, और आप बाहर आ जाएंगे। न सिर्फ बाहर आ जाएंगे, चीज़ें क्रोनोलॉजी में ठीक हो जाएंगी। उसको फिर उसके बाद के घटनाक्रम को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इस सिचुएशन का लाभ उठाना है, कैसे इस सिचुएशन में अपने आप को मैनेज करना है, कैसे आगे निकलना है, ये सब समझ में आ जाएगा। आप अगर उन प्रॉब्लम्स को कैरी करना चाहते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। एक और चीज है जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को छोड़ पाने में असमर्थ हो जाएं, असफल हो जाएं, और वो चीज है कि आप एक माइंडसेट ले लें जहां आपको लगे कि यार मैं ऐसा कैसे करूं, इस सिचुएशन से खुद को भगाऊं कैसे। कई बार होता है ना कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं, अब आपसे कहा जा रहा है भाग जाओ यहां से, छोड़ो इसको, ऐसी की तैसी प्रॉब्लम है, खुद निकल जाओ, बस बाकी जाने दो। तो निकलो आप, इसको और आसान भाषा में समझें। एक ऐसी सिचुएशन में आप हैं जहां पर सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, उस सिचुएशन को वहीं छोड़ दीजिए, जो नुकसान होता वहीं होने दीजिए और निकल जाइए बाहर, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में गड़बड़ होगा। ये सिचुएशन बहुत बार स्टॉक मार्केट में लोग फेस करते हैं। एक स्टॉक खरीदा, रेट गिर गया, फिर खरीदा, रेट गिर गया, फिर खरीदा, रेट गिर गया, फिर खरीदा, रेट गिर गया, रेट गिरता जा रहा है, इधर से खरीदते जा रहे हैं, और पता लगा खरीदते 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 एकदम गर्त में पहुंच गया, सारा पैसा लग गया, अब फंसे हुए हैं। अब कैसे निकलिएगा? लग गया।
ये कहता है कि आप एक प्रॉब्लम में आए, बस वहीं से एग्जिट कर जाइए। स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लिया था तो ठीक है, उस शेयर को मत बेचिए, लेकिन अब उसमें और पैसा मत डालिए ना, और पैसा मत डालिए। ठीक है, जैसे मैं किसी को जानता हूं, उन्होंने एक स्टॉक खरीदा था, किसी कंपनी का था, नाम नहीं बताऊंगा, 180 रुपए में। अनफॉर्चुनेटली कुछ इश्यूज ऐसे थे कि 4 महीने के अंदर वो शेयर 40 रुपए पर आ गया। 180 का शेयर 40 रुपए पर। उन्होंने खरीदा नहीं, बता रहे थे खुद, उन्होंने कहा मैंने खरीदा नहीं। मैंने कहा ठीक है, गिरने देते। रिपोर्ट पढ़ी, रिपोर्ट खराब आ रही थी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, न्यूज़, मीडिया में जो भी आ रहा था सब निगेटिव आ रहा था। उन्होंने कहा मुझे पता था ये 10 रुपए पे आएगा। वो 10 रुपए आया, फिर रुके रहे। 6 रुपए आया, उन्होंने खरीद लिया। कितना खरीदा? रेशियो को इस तरह मैनेज किया कि उनके 180 रुपए की प्राइस और इधर 6 रुपए की प्राइस को जब एवरेज किया तो वो आ गया 11 रुपए पर। 14 रुपए एक बार हाइक आई और बेच करके निकल गए, खत्म मामला। और अगर वो बीच में पार्शियल बाइंग करते जाते तो सारा पैसा लगता चला जाता। तो ये मत करिए, प्रॉब्लम को छोड़िए और बाहर आइए। जब प्रॉब्लम को छोड़कर बाहर आएंगे और प्रॉब्लम को बाहर से देखेंगे तो मैनेज करना आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम के अंदर रह करके प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर आप फंसे हैं और आपको पता है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, बहुत कमजोर दीवारें हो गई हैं, गिर सकती हैं। अंदर रहेंगे तो आप ही के ऊपर गिरेगी, दब जाएंगे। कैसे कैसे समझाना पड़ता है ना कभी कभी। खैर, तो सही तरीका क्या है, उस बिल्डिंग से बाहर निकलिए और देखिए कि कहां कहां इसमें रिपेयरिंग की जरूरत है। आप रिपेयरिंग कर सकते हैं ना बाहर से, अंदर से कैसे करिएगा भाई? पहले बाहर निकलिए ना, मजदूर मिस्त्री बुलाइए, हाँ जी ये ठीक करो, ये वाला पिलर सही करो, यहाँ पे लोहे का सपोर्ट डाल दो, एक बीम डाल दो, ये कर दो, दुनिया भर की चीज। तो प्रॉब्लम को छोड़िए वहीं पर और वहां से बाहर। जब आप छोड़कर बाहर आएंगे तो न सिर्फ आपका दिमाग काम करेगा, बल्कि आप उस सिचुएशन को जिस तरह से मैनेज करेंगे वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, बल्कि आपकी सोशल इमेज को और इवेल्युएट कर देगा। आपकी इज्जत बढ़ जाएगी दुनिया में। और वो सिचुएशन को मैनेज करना, सिचुएशन किसी भी चीज से संबंधित हो सकती है, किसी भी विषय पर संबंधित हो सकती है, आपको इतना गट्स दे देगा, इतना आपके अंदर ताकत आ जाएगी, या समझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आप अपने प्रोफेशनल मैटर्स में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ करके अपनी इनकम को व्यवस्थित कर सकते हैं, सुधार सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। और सब कुछ निकलेगा वहीं से, ये याद रखिएगा कर्क राशि। प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर हटेंगे तभी निकलेगा, अन्यथा निकलेगा नहीं। और आप किसी ऐसे कार्य में संलग्न होंगे जो आपकी नियति है। अब ये कहता है कि चलो ठीक है, मान लेते तुमने प्रॉब्लम को नहीं छोड़ी, कैरी फॉरवर्ड करके अपने सिर पे प्रॉब्लम का ठीकरा रख करके आगे आ गए। उसके बावजूद ये ईयर आपको अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 3 से 4 महीने के अंतर पे, यानी कि मार्च अप्रैल के आसपास तक एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाएगा जहां कुछ नया करें, किसी नई चीज में इन्वॉल्व हो, किसी नए काम को करें, किसी नए आइडिया पर काम करें और आपको आपकी जो सक्सेस है वो श्योर शॉट नजर आती जाएगी। ये लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर आएंगे तब आप चूंकि एक समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं, या अगर उस समस्या को मैनेज कर रहे हैं तो बाहर से मैनेज कर रहे हैं ना कि भीतर से, तो आपके लिए दूसरे काम में इन्वॉल्व होना आसान हो जाएगा। और अगर आप प्रॉब्लम में फंसे हैं तो आपका दिमाग आपको क्या बताएगा कि भैया पहले इसको निपटाओ फिर इस पर आओ, फिर गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप उस कार्य को हाथ में लेते हैं जिसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। इस साल आपका अपने साथ दुनिया के साथ नहीं, अपने साथ पॉजिटिव और प्लीजेंट बिहेवियर आपको लाइन पर बनाकर रखेगा और आगे बढ़ने देगा। अगर आप दुनिया के साथ प्लीजेंट होने लगे तो आपका अपने साथ तालमेल टूटेगा। यहां यह बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि लोगों से रूड बिहेव करिए, नॉर्मल नेचुरल बिहेव करिए, लेकिन अपने साथ जरा प्लीज करके रखिए, अपने आप को बनाकर अपने साथ दोस्ती बना के रखिए। इस साल आपको अपने मन को मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर नहीं आते और क्रोनोलॉजिकली आगे बढ़ते जाते, मतलब क्रोनोलॉजीज आगे बढ़ती जाती हैं, घटनाक्रम बदलाव में आते जाते हैं, तो आपके मन की वो शुरुआती निगेटिविटी एंड तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली।
और जब एंड तक नहीं छोड़ेगी तो आपके लिए सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, जिसमें यह कहता है कि प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी दिमाग ने बना ली। अब दिमाग ने बना ली तो बना ली। ये वो वाली इशू हो गया, घर के अंदर है, बाहर शेर बैठा हुआ है इंतजार में, जाएंगे तो फाड़ के खा जाएगा। अब घर से निकल ही नहीं रहे, वहां कोई नहीं है लेकिन निकल नहीं रहे और बाहर का आइडिया है नहीं, फिर क्या करिए? तो कहता है कि अपने मन को मैनेज करो, प्रॉब्लम से निकलो, अपनी प्रॉब्लम को पीछे छोड़ो, आगे बढ़ो। अच्छा, इसके अलावा ये क्या कहता है? ये साल आपके लिए आपके मन को मैनेज करने को लेकर के पॉजिटिव नहीं है, इसलिए आपको इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। आप करोगे तो होगा, अदरवाइज ये ईयर फ्रूटफुल है, अदरवाइज ये ईयर आपको सफलता देता है, तरक्की देता है, आगे बढ़ाता है और सक्सेस देता है। रिलेशनशिप में भी, आपके आर्थिक मामलों में भी, पारिवारिक मामलों में भी। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, ओरेकल यौगिक पात, और देखते हैं कि आज की ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन देती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर भगवान श्री कृष्ण। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है वात। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है सत्व। सत्व एक गुण होता है, सत्व, रज और तम, ठीक है। सत्व का मतलब सात्विक गुण। 4th नंबर पर आपके लिए है धर्म, और अंतिम कार्ड आपके लिए है माता दुर्गा का। धर्म, धर्म का अर्थ सिर्फ धर्म होता है और कुछ नहीं। अगर किसी को ये डाउट होता है कि कौन सा धर्म, तो धर्म तो एक ही है, ठीक है, बाकी तो सारे अलग अलग मान्यताएं हैं। तो धर्म का मतलब धारयेति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है, जिसे हम धारण कर सकते हैं। और हम अगर धारण करें तो हमारे धारण करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो कंडीशन नहीं है कि जो हमने धारण किया तुम भी धारण करो तभी दोस्ती बनेगी, वरना तो फिर तलवारें खींची हुई। नहीं नहीं, वो धर्म नहीं होता। वो पता नहीं क्या है, भगवान जाने, उसको शायद कल्ट कहेंगे एक तरह से, ठीक है। धर्म वो नहीं होता। धर्म तो है जो आप धारण करें। वेदों को मानने वाला धर्म का अधिकारी धार्मिक है, वेदों को ना मानने वाला भी धार्मिक है। हम आचार्य महर्षि चरवाक को भी महर्षि मानते हैं। महर्षि चरवाक, उन्होंने कहा कहीं कोई ईश्वर नहीं, देयर इज नो गॉड, ठीक है। आप समझते हैं। आप प्रॉब्लम को अगर पीछे छोड़कर नहीं बढ़ते, अभी आपसे कहा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। श्री कृष्ण का कार्ड है, ये कहते हैं कि जीवन समरसता से भरा हुआ है। थोड़ा आसान करते हैं, जीवन विविधता से भरा हुआ है, मल्टीपल चीजों से भरा हुआ है। सवाल यह है कि तुम क्या छोड़ते हो और क्या नहीं छोड़ते हो। भगवान कृष्ण के हजारों नाम हैं, ठीक। उनका एक नाम है बड़ा लोकप्रिय है, वो है रणछोड़ दास। रणछोड़ दास, रण को छोड़ दिया, जिसने युद्ध का मैदान ही छोड़ दिया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जरासंध के साथ में, युद्ध था, जरासंध के साथ में युद्ध का मामला था। भगवान श्री कृष्ण भगवान चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्हें, देखिए, जब भगवान अवतार लेते हैं तो सिर्फ अवतार नहीं होता, उन्हें उनके जीवन को एक कसौटी बनाना है, उनके जीवन को एक ऐसे दृष्टिकोण में लाना है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। मैदान को छोड़ दिया, युद्ध एक समस्या था और उस समस्या को युद्ध के मैदान में छोड़कर खुद अलग हट गए। दुनिया ने कहा रण छोड़ है, ये भाग गया ये छोड़ करके। उन्होंने कहा ये लांछन भी स्वीकार है, ये लांछन स्वीकार है, और चले गए द्वारका अपनी प्रजा के साथ में, और वहां पर उन्होंने नया शहर, नया नगर बसा लिया, नए देश बसा लिया, ठीक। तो वही वो कहते हैं कि कभी कभी सिचुएशन को उसी पोजीशन पर छोड़कर हटना बहुत समझदारी भी होती है। अगर भगवान श्री कृष्ण द्वारका नहीं जाते तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग हो जाते, या वे जरासंध को अगर स्वयं ही मार देते, भीम नहीं मारते, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते, चीज़ें अलग अलग हैं। तो वो उस हिसाब से मैनेज करनी थी उनको, और उनको एक उदाहरण प्रस्तुत करना था। तो वे कहते हैं कि चीज़ों से हट जाओ, और जब तुम चीज़ों से हट जाओगे तो तुम्हारी जो पहली समस्या होगी वो होगी कि तुम्हें अपने अंदर एंजाइटी आ जाएगी कि अरे मैं तो भाग गया, अरे मैंने तो छोड़ दिया, अरे मुझे तो ये मैनेज करना था, नहीं किया, मेरा दायित्व था, मेरा कर्म था ये करना,
लेकिन नहीं किया। वे कहते हैं कि वो एंजाइटी तुम्हें सिर्फ भ्रमित करती है, सिर्फ तुम्हारे मन को एक ऐसे भ्रम जाल में बांधती है जहां तुम स्वयं के ऊपर अपराध की भावना में आते हो और स्वयं पर शक करते हो, डाउट करते हो और स्वयं की एबिलिटीज को, अपनी क्वालिटीज को और कम कर देते हो। अब कहते हैं करना क्या चाहिए? स्वयं को देखो, पहले तो सिचुएशन से भाग लो, सीधा सीधा भगवान कृष्ण के हिसाब से कहते भाग जाओ। भाग गए, अब भाग गए, बाहर आ गए, वही वाला उदाहरण फिर लेते हैं। घर के अंदर थे, घर जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, बाहर निकल आए, भाग गए। अब कहते हैं बाहर आ गए तो अब देखो इस प्रॉब्लम का सामना कैसे करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, बाद में उन्होंने क्या किया? जरासंध को भीम के हाथों मरवा दिया, बीच से चीर दिया था भीम ने। ठीक, कहानी में नहीं जाएंगे उस। तो अब कहते हैं कि जब तुम बाहर आ जाते हो तो तुम्हें समझ में आता है कि इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। फिर ऑपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सिचुएशन को। लेकिन ऑपरेट करने में, अब ये तो एक हो गया ऑपरेट। अब कहते हैं दूसरा, ये जो नया साल है इसमें आपके लिए धर्मा का कार्ड और सत्वा का कार्ड, ये कार्ड कहते हैं कि इस नए साल में आप अपने में कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। पहले तो कॉन्फिडेंट रहेंगे और उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पर जो कर्म करेंगे उसके जो एंड रिजल्ट होंगे वो आपके फेवर में आएंगे। अब अंत में फिर से वही चीज आ गई जहां आपके मन की बात है, यानी आपका मन एक सिचुएशन में नेगेटिव होगा या नेगेटिविटी को अपहोल्ड कर लेगा और आपको ऐसा लगेगा कि सिचुएशन खराब हो गई है, नकारात्मक हो गई है, मेरे पक्ष में नहीं चल रही है। तो दुर्गा देवी का कहना यह है, इसमें यहाँ पर कार्ड जो इंट्यूशन और इंटरप्रिटेशन आ रही है देवी से, वो ये आ रही है कि आपको इस पूरे सिचुएशन में उस निगेटिविटी को पहले मान जाना है कि हाँ निगेटिव है। मान जाओ ना कि हाँ नकारात्मक हो गई है चीज़ें, हाँ चीज़ें थोड़ी ख़राब हो गई हैं, हाँ सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर हो गई, पहले मान जाओ। कहती एक बार जब आप मान जाते हो तो फिर आपके मानने के बाद आपको उसी में मार्ग दिखना शुरू हो जाता है। हर अंधकार में सूर्य का प्रकाश दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि सूर्य को बनाया ही इसलिए गया है कि वो प्रकाश दे और कोई काम नहीं है उसका। तो आप सिचुएशन कितने भी नेगेटिव हो उसका सोल्यूशन अगर ढूंढते हैं तो उस सोल्यूशन तक पहुंचेंगे, ये आपकी नियति है। लेकिन उस सोल्यूशन को तब पकड़ पाएंगे या वो मामले को तभी सुलझा पाएंगे जब आप माने कि हाँ भाई ये डोर उलझ गई। आप यार मान ही नहीं रहे हो कि उलझ गई है तो सुलझाओगे किसको? तो कहते पहले मानो, मान गए अब सुलझा लोगे। ये करिए। ये साल आपके लिए फिर कह रहा हूं इन चीजों के अलावा फ्रूटफुल है, लाभदायक है, आपको वो देगा जिसको आप टारगेट करते हैं, वो देगा जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो देगा जिसको आप प्लान करना चाहते हैं। पारिवारिक मामलों में, प्रेम संबंधों में, आर्थिक मामलों में अच्छी खासी प्रगति इस वर्ष आपको मिलेगी। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 4 ऑफ वॉन्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 कर्क राशि यानी कैंसर, पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन आती है कि आपका 2025 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये कार्ड मैं नहीं चाहता था ये है, खैर 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, अच्छा कार्ड है। कार्ड नंबर 3 पेज ऑफ कप्स, 4th नंबर पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स और आखिरी कार्ड आपके लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि, ये साल आपकी मुट्ठी में रहने वाला है। हाँ जी, सुनने में बड़ा अच्छा लगा होगा कि ये साल हमारी मुट्ठी में रहेगा। अरे वाह, बल्ले बल्ले, हम तो इस साल को बहुत बढ़िया सा मुट्ठी में निचोड़ देंगे। नहीं, प्रॉब्लम यहीं पर है, समझिए। जब ये साल आपकी मुट्ठी में है तो आप इसे सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान रखिए, इस ईयर आपको 2-3 चीजें समझनी है। सबसे पहले हम एक ग्लैंस की बात करते हैं, फिर थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये साल आपको शुरुआत में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स दिखाएगा, छोटे मोटे इश्यूज बनाएगा, लेकिन सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व होते जाएंगे। आप अपने कार्य में जिस मामले में लगे हैं सक्सीड होते जाएंगे, चीज़ें पॉजिटिव हैं। और अगर आप
चीज़ों को सही ढंग से ऑपरेट करते चले गए तो ये साल आपके लिए फ्रूटफुल होगा, सक्सेस देगा और किसी नए कार्य में आपको सफलता भी दे देगा। ये था एक ग्लैंस में। अब समझें थोड़ी डिटेल में। इस साल आप अपने दिमाग से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें निगेटिव एस्पेक्ट में चलती रहेंगी। पॉजिटिविटी में निगेटिव खोज लेगा आपका ब्रेन, और उस निगेटिविटी को एक ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसी क्रोनोलॉजी के रूप में आपको पेश कर देगा। क्रोनोलॉजी मतलब भविष्य में होने वाले, मतलब क्रोनोलॉजी का मतलब तो है घटनाक्रम, लेकिन यहाँ जो हम समझ रहे हैं वो है कि आपका दिमाग आपको बताएगा कि अब भविष्य में जो घटनाएं घटेंगी वो नेगेटिव होती जाएंगी। तो आप अपने माइंड पर बिलीव ना करें। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड तो कुछ भी करता है, सारा दिन नेगेटिव सोच रहा होता है बैठ करके। अगर हमारे किसी मित्र को आना हो और अगर वो लेट हो जाए, ना आए, फ़ोन करें, फ़ोन ना लगे, तो हमको क्या लगता है, अरे कहीं गिर विर तो नहीं गया, कहीं टकरा वकरा तो नहीं गया, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, दिमाग में आता है सर। बच्चे लेट हो जाए, घर में आने में थोड़ा टाइम हो जाए, तो मम्मी लोगों को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, है ना, ऐसा होने लगता है। आजकल तो पति लेट हो जाए तो भी महिलाओं को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, पत्नी लेट हो जाए तो पति को बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। क्यों आने लगते हैं? क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन सिर्फ नेगेटिव सोचने के लिए डिजाइन किया गया है। हमें पॉजिटिव सोचना है, हमको। तभी तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव सोचिए, थिंक पॉजिटिव। कोई कभी सुना कोई कहता हो कि थिंक नेगेटिव? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक चल रहा है ना। तो ये कहता है कि वो जो नेगेटिव है उसकी क्रोनोलॉजी में मत जाओ। सबसे पहले ये देखो कि ये नेगेटिव सही है कि गलत। अगर मेरे दिमाग में आ रहा है, उसी एग्जांपल को ले, मेरा दोस्त आना था, नहीं आया, लेट हो गया, फोन भी नहीं लग रहा, तो हम काहे सोचेंगे उसका एक्सीडेंट हो गया होगा? हम पता करें ना किस रास्ते से आना था, चलो वहां देखने चले जाओ। फिर पता लगा वहां बैठकर किसी दूसरे दोस्त के साथ चाय पी रहे, गप्पे मार रहे, हाँ भाई अरे बस आ ही रहे थे यार, तुम कहां परेशान हो गए, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, खामखा हम सोच रहे थे। तो पहले पता करो। अब यह कहता है कि सिचुएशन ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लमेटिक नहीं होंगी, आपके ब्रेन में होंगी। तो आप अपने ब्रेन को उतना ट्रस्ट करके ना चलें। जो कुछ भी दिमाग में आ रहा है, जो कुछ भी आपकी सोच में आ रहा है, उस पर उतना भरोसा मत करें। इस पर भरोसा करें कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोचना चाहता हूं, मैं क्या सोचना चाहती हूं, मुझे किस तरह से थिंकिंग करनी है, इस पर बिलीव करें। इस पर ना करें कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, क्योंकि दिमाग तो कुछ भी सोचता है। आगे कहता है कि अपने काम से काम रहना है इस साल, पूरे साल भर। अगर आप दूसरों के मामलों को ठीक करने वाले मिस्त्री बन गए गलती से या बन गई, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका मिस्त्री का व्यवसाय बढ़िया चलेगा। आप दूसरों के मामलों को ठीक करते रहिए, पूरा साल इसी में निकल जाएगा। साल के अंत में आप कहेंगे कि अरे दैया, हमारा तो साल बीत गया, हमारा तो कोई काम ही नहीं हुआ ढंग का। अब अगर अपने मामलों को ठीक करते हैं तो आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर जरूरत है तो अपॉर्चुनिटी की, ठीक। या फिर आपके अपने काम में चीजों को पॉजिटिव ढंग से, सही ढंग से ऑपरेट करने, सही ढंग से दिशा देने में जो सिचुएशनल हेल्प चाहिए वो मिल जाएगी, और बेसिस ऑन दैट चीजें पॉजिटिव होकर आपके लिए गोल तक पहुंच जाएंगी। एक और काम आपको करना है, पहला तो नेगेटिव सोच के ऊपर बिलीव नहीं करना, और दूसरा ये नहीं मानना है कि मैं काबिल नहीं हूं, क्योंकि इस साल आपको ऐसे विचार आ सकते हैं, और वो भी मोस्टली आएंगे सितंबर के महीने से या उसके बाद। मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके दिमाग में ऐसी बातें आ सकती हैं कि मैं उतना काबिल नहीं, मैं उतना लायक नहीं, या आपके दिमाग में आ सकता है कि मेरी एबिलिटी नहीं है, मेरे से नहीं होगा। अगर ये आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सोचिए कि भाई ये जो काम है आसान करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके दिमाग में आता है कि हम तो 20 किलो का वजन नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि ये तो लोहे का है। अब बताए 20 किलो लोहा हम कैसे उठाएं? 20 किलो लोहे का वजन उठा कैसे सकते? तो बहुत भारी, नहीं उठा सकते। अब ये कहता है सोचो पहले का, क्या आपने 20 किलो के पानी का वो गैलन उठाया है? क्या आप कभी सब्जी मंडी से आते हुए 5-5 किलो आलू, 5 किलो फला, 5 किलो करते हैं ना ऐसे लोग, सस्ता मिल गया खरीद लिया 5-5 किलो, पता लगा 25 किलो लेके आ गए हैं? आपने वो किया है? सब छोड़ो यार, कुछ नहीं किया। आपने एक ऐसे बच्चे को उठाया है जिसका वजन ही 20 किलो के करीब रहा हो, तो उठा सकते हैं ना, आपने पहले भी किया, इधर भी कर लेंगे। सिर्फ इतना समझना है कि मेरी एबिलिटी के क्राइटेरिया के अंदर है ये, बस।
और अब कहता है कि वो मामले जहां आपको एग्जैक्टली लगता है कि मेरी एबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं है, कहता फिर वहां सोचो कितने परसेंट है। अगर हम 20 किलो का वजन नहीं उठा सकते तो हम कितने तक उठा सकते हैं? मैक्सिमम 15, 16, 17, 18, वहां तक सोचो। अगर हम 15 भी उठा सकते हैं, दैट मीन इसको उठा नहीं पाएंगे लेकिन उसको खिसका के यहां से वहां कर देंगे। उठा नहीं पाएंगे लेकिन यहां से वहां कर देंगे। दैट मीन्स कि आप चीजों को ऑपरेट कर पाएंगे। हो सकता है एंड रिजल्ट का परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाए, 100 की जगह 80, 90, 75, 70 आ जाए, लेकिन 0 से तो बेहतर ही है। तो ये करिएगा। और इस साल अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए, आप एक बार अपनी एबिलिटी पर भरोसा करिए। इसको इस तरह समझें, एक बार आप अपनी एबिलिटी पर विश्वास करें, और अगर आप अपनी एबिलिटी पर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखते हैं कि मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं, तो यकीन मानिए आप कर ले जाएंगे। और एक बार अगर एबिलिटी पर विश्वास कर लिया तो आपके उस आत्मविश्वास की वजह से आप अपने कार्य में संलग्न होंगे, आप अपने कार्य में लगेंगे। और एक बार जब आप अपने कार्य में लगे तो ईश्वर का सहयोग या डिवाइन सपोर्ट आपके साथ जुड़ जाएगा। एक बार जब डिवाइन सपोर्ट जुड़ जाएगा तो चीज़ें पॉजिटिव और आपके फेवर में, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल डेक क्या इंफॉर्मेशन देती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर माता सीता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है सहस्रार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माता पार्वती। फोर्थ नंबर देवी दुर्गा। और अंतिम कार्ड आपके लिए भगवान शिव का नटराज स्वरूप। जब तक आप अपने आप को अपने धैर्य में नहीं बांधते, अपने पेशेंस में अपने आप को नहीं बांधते, तब तक आप अपने आप को उस ढंग से, अब आगे का चल रहे हैं यहां से, उस ढंग से ड्राइव नहीं कर पाएंगे जहां आप अपनी एबिलिटी को पूरा यूज करें। आप अपनी एबिलिटी पर कितना भी भरोसा कर लें, लेकिन आपका पेशेंस लेवल भी आपके साथ होना चाहिए। अपने धैर्य की मुट्ठी में रखिए। देवी सीता का कार्ड ये कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे धैर्य को अपने साथ बांध कर रखना है, और साथ ही इस बात की प्रतीक्षा करनी है कि क्या बेहतर अच्छा होने वाला है। क्योंकि जब आप इस चीज को सोचना शुरू करते हैं कि अब क्या अच्छा होने वाला है, तो एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। उस पॉजिटिव ऑरा की वजह से आपका दिमाग जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट को पकड़ रहा था लगातार, या समझें आपके ब्रेन का एंटीना जो नेगेटिविटी की ओर फोकस था, वो पॉजिटिविटी की ओर हो जाएगा। सहस्रार का कार्ड कहता है वो पॉजिटिविटी आपको डिवाइन सपोर्ट के द्वारा मिल जाएगी। और मतलब जब आप अपने कार्य में लग जाएंगे तो डिवाइन सपोर्ट कनेक्ट, वो पॉजिटिविटी आपको मिलनी शुरू, और एक बार वो पॉजिटिविटी मिली तो आप अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएंगे इस साल। मल्टीप्लाई मतलब ऐसा नहीं आप 1 से 2 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई का मतलब कि अब आपकी एबिलिटी उस लेवल में जाएगी जहां आप एक बार में 2 कार्यों को मैनेज कर ले जाएं, इधर भी अपना कार्य करने और उधर का भी कार्य करने, और दोनों में आपको सफलता मिल जाए। लेकिन यह प्राप्त करने के लिए आपका स्वयं पर विश्वास और धैर्य होना बहुत आवश्यक है। चीजों को अपने पक्ष में बनाते हुए, बनाए रखते हुए, आपके साथ जो डिवाइन एनर्जी का कनेक्शन बनेगा वो आपको न सिर्फ मार्ग दिखाएगी बल्कि आपको एडवाइस इस तरह से करेगी कि सिचुएशन में आप आगे बढ़ते जाएं। जिस नए कार्य में आप संलग्न होंगे या किसी नए कार्य को करते हैं उसमें, और उन मामलों में जिनमें आप किसी नई अपॉर्चुनिटी पर काम कर रहे हैं या अपने एग्जिस्टिंग काम के ऊपर आप कुछ नया पैटर्न लेके करना चाहते हैं, उसमें आपको अपने आप समझ में आता जाएगा कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसे करना, ऐसे करना, और निकलते चले जाएंगे। और एंड ऑफ द ईयर आप कहेंगे ईश्वर की कृपा से चीजें अपने आप सेट हो गई, मैं तो माध्यम मात्र था और मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया। अगर आप ये नहीं कहते तो भी कर्क राशि पाइल नंबर 2 ये फीलिंग्स आपके अंदर रहेगी, क्योंकि आप भी अपनी उपलब्धियों से अचंभित हो जाएं। आपके जो इस ईयर की
अचीवमेंट्स होगी वो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर दें, फ्लमक्स कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। और इस सिचुएशन में आपको चाहिए कि अपने आप को डालें, अपने आप को जैसा कहा गया वैसा मैनेज करें और सक्सेस को गेन करें। साल का जो अंत होगा, अगर आप अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप यही कहेंगे कि ये फेलियर था साल और मैंने यूज़ नहीं किया या मैं यूज़ नहीं कर पाया। और अगर अपनी एबिलिटीज़ को यूज करते हैं तो आप स्वयं के प्रति कॉन्फिडेंट रहेंगे, ईश्वर के प्रति धन्यवाद से भरे रहेंगे और इस साल का अंत आपका सुख देगा आपको। पाइल नंबर 2, आज की रीडिंग आपकी कंप्लीट। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।